अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आज का जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये एज़ लाइव वीडियो है और आज सुबह से इंटरनेट ने सिर्फ़ मुझे अकेली को बहुत तंग किया हुआ था। मेरी डिवाइसेज़ में इंटरनेट नहीं चल रहा था, बल्कि मेरे पूरे घर वालों के जो है वो इंटरनेट चल रहा था, बट मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। आई डोंट नो कि मेरा कॉस्मिक एनर्जी के साथ क्या मसला हो रहा था। तो चलें बहरहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैंने आपके साथ तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। रनडाउन आपको बता देती हूँ। एक खबर इस वक़्त बहुत ज़्यादा चल रही है कि यास्मीन राशिद जो हैं उनके ऊपर जेल में तशद्दुद की वजह से उनकी मौत हो गई है और इस वक़्त उनकी डेड बॉडी जो है वो अस्पताल में पड़ी हुई है। इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो मुलव्विस हैं फैज़ हमीद उनके हवाले से कुछ और अहम इंकशाफात किए हैं। क्या इंकशाफात किए हैं? क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? और फैज़ हमीद का अब बचना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है, उसके बारे में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताना है कि एक बहुत ही अफ़सोसनाक खबर आ रही है कि पंजाब असेंबली के एक मुलाज़िम ने खुदकुशी कर ली है या नहीं की है या कोशिश की है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताना है कि मुल्क के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि इस वक़्त दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर दी गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ करनी पड़ी है? और इसके अलावा मैंने आज आपको ये भी बताना है कि कल के दिन में आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जब असेंबली से ख़िताब कर रहे थे और उस वक़्त वहाँ पर सऊदी सफ़ीर मौजूद थे, वहाँ पर सारा मजमा था और उसके बाद वहाँ पर जो हुल्लड़बाज़ी हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से और जिस तरह की बदतमीज़ी हुई है और जिस तरह से कोशिश की गई है कि जितने भी ममालिक पाकिस्तान आकर अब कोशिश कर रहे हैं कि वो आकर पाकिस्तान की मदद करें या पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करें, उस इन्वेस्टमेंट को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी जो पहली कोशिश थी वो ये थी कि आपको अच्छे तरीके से याद है कि गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आए थे और शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा था कि खान साहब जो हैं उनका उनका बयान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे सऊदी अरब के ऊपर कि सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ शामिल था इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करवाने में। इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद सिर्फ़ इतना था कि किसी तरीके से दोबारा से सऊदी अरब को नाराज़ किया जाए, किसी तरीके से दोबारा से वही सिचुएशन पैदा की जाए कि किसी भी सूरत जो है ना वो पाकिस्तान जो है वो अपनी डगर के ऊपर ना आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इमरान खान और उनकी पार्टी ने जितनी भी ये सारी कोशिशें करके देख ली हैं, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान अपनी डगर पे चल निकला है। अब मैं आपको जो सबसे पहली आज की खबर शेयर करने जा रही हूँ, वो सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से है कि जब उन्होंने खिताब शुरू किया, तो अपोज़िशन ने जो शदीद एहतजाज और नारेबाज़ी की, ख़ास तौर पे इन्होंने ये जो एक वतीरा बनाया हुआ है कि जब कोई लीडर तकरीर करना शुरू करता है, तो उसकी तकरीर में इतना बोलो कि उसको बोलने की आप लोग बिल्कुल भी जुर्रत ना दो। अब जनाब हुआ क्या कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था, उसे सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो खिताब कर रहे थे और उस दौरान अपोजिशन की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज और शदीद किस्म का शोर शराबा किया गया। इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि उसमें अगर कोई आम इंसान हो या किसी दूसरे मुल्क का कोई बंदा हो, तो वो तो अपना सर पकड़ के ना फाड़ लेगा और कहेगा कि खुदा के वास्ते ये शोर बंद कराओ। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर अरकान सेनेट और कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसफ़ा भुट्टो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो ये सब लोग भी ऐवान के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो गैलरीज़ में बैठे हुए थे, जिसमें सऊदी अरब के सफ़ीर थे और भी दूसरे ममालिक के सफ़ीर थे। पीटीआई अरकान जो हैं वो और बानी पीटीआई इमरान खान के पोस्टर उठाए हुए ईवान के अंदर दाखिल हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो हैं उन्होंने असम्बली के अंदर जो है वो स्पीकर डाइस के सामने जो है वो आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। और अपोजिशन अरकान जो हैं असम्बली के सामने बेतहाशा हुल्लड़बाजी और शोर शराबा करते रहे, जबकि साथ साथ वो इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करते रहे कि उनको रिहा करो। और एहतजाज के दौरान अरकान पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने बानी पीटीआई के पोस्टर्स भी उठाए हुए थे और शदीद किस्म की उन्होंने बदतमीजी जो है वो करना शुरू कर दी। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने जब खिताब शुरू किया था, उस दौरान उनका शोर शराबा इस हद तक बढ़ गया। उसके बावजूद जो हैं वो आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने तो अपना खिताब जारी रखा, लेकिन जो दूसरे ममालिक के सफ़ीरान थे उन्होंने बहुत बुरे तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया और जाकर अपने-अपने ममालिक को जो वो बताएँगे सफ़ीर क्या होता है। हम जो आर्टिस्ट होते हैं हमें क्या कहा जाता है कि हम अपने ममालिक के सफ़ीर होते हैं, क्योंकि हमने जाकर रिप्रेज़ेंट करना होता है कि हमारा मुल्क कैसा है। पीटीआई ने मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। बहरहाल यहाँ पर आपको बता दूँ कि पंजाब के अंदर जो है वो दफ़ा 144 नाफ़िज़ की गई है। इसके ऊपर भी काफ़ी गरमा-गरम ख़बरें आ रही हैं, लेकिन रीज़न लोगों को पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको रीज़न बता दूँ इससे पहले कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए। तो हुकूमत ने पंजाब के 10 अज़ला के अंदर दफ़ा 144 नाफ़िज़ की है।
महकमा दाखिला पंजाब ने 21 अप्रैल को होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनकी वजह से 10 अज़ला के अंदर जो दफ़ा 144 है वो नाफिज़ की है। महकमा दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात वाले 10 अज़ला में दफ़ा 144 नाफिज़ की गई है। जो ये 10 अज़ला हैं, ये कौन-कौन से हैं ज़रा सुन लीजिएगा। लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात और भक्कर। इसके अलावा वज़ीराबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, रहीम यार खान और डेरा गाज़ी खान। ये तमाम वो अज़ला हैं जिनमें दफ़ा 144 को नाफ़िज़ किया गया है और नोटिफ़िकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि इन अज़ला में 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ रहेगी। अगर आप इन इलाकों में हैं, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। दफ़ा 144 के नफाज के लिए के दौरान जो है लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। तो जनाब ये भी मैंने आपको बता दिया ये खबर भी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पंजाब असेंबली से एक बड़ी ही बुरी खबर आ रही है। उसके ऊपर भी मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी झूठा प्रोपेगेंडा शुरू होगा। तो इससे पहले कि वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाए, उसकी भी मैं आपको हकीकत और सदाकत बता देती हूँ। और वो ये है कि पंजाब असेंबली के मुलाज़िम की मुबैना खुदकुशी की कोशिश जो है, वो किस वजह से हुई है, उसके बारे में भी आपको मैं आगाह कर देती हूँ। जी, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पंजाब असेंबली के हैं जनाब मोहतरम हाजी यूसुफ इनका नाम है। ये आज सुबह पंजाब असेंबली पहुँचे थे, सुबह 8:30 पे। जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब असेंबली की जो इमारत है, उसके ऊपर ये चढ़ गए और वहाँ से इन्होंने छलांग मार दी नीचे की तरफ। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ पर इनको बचा लिया गया और कुछ लोगों ने इनको जो है पकड़ लिया और उसके बाद इनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब इस वक़्त वो ज़ख्मी हालत में हैं और अल्लाह करे कि उनकी जान बच जाए और पुलिस जो है वो टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई थी और इस वक़्त पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश को जारी रखे हुए है। अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है, अभी तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज़ लगे हुए हैं, उसके थ्रू जो अब तक इन्फॉर्मेशन आई है, वो ये है कि जो हाजी साहब हैं, जब वो पंजाब असेंबली पहुँचे, तो पहुँचने के बाद उनको एक अननोन नंबर से कॉल आई और उस कॉल पे उनके साथ कुछ इस तरह की किसी ने बात की कि उसके बाद वो इमारत के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने छलांग मार दी। तो अब जैसे ही हाजी साहब जो हैं उनकी सेहत थोड़ी बेहतर होगी, तो उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ और वो कॉल किसकी थी, उसके हवाले से तहकीकात अभी जारी हैं। और जो है वो फ़ोन पे बात करने वाला शख्स कौन था, उसके बारे में भी जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। मैंने सोचा कि इससे पहले कि कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, मैं आप लोगों को इस खबर के बारे में भी बता दूँ। इसके अलावा आज की सबसे अहम खबर ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फैज़ाबाद धरना था, उसके जो मुबैना तौर पे ज़िम्मेदार हैं, वो समझा जा रहा है फैज़ हमीद को। हालाँकि मैं ये समझती हूँ कि अगर सज़ा देने वाले लोग जो हैं, वो अगर फैज़ हमीद को इस चीज़ में कल्प्रिट समझते हैं, तो उनको जनरल बाजवा को भी फिर रिलीफ़ नहीं देना चाहिए। जनरल बाजवा को भी सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए। क्योंकि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद जो हैं, वो एक ही सिक्के के 2 रुख थे। लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा क्या है कि शायद फ़ौज की पॉलिसी हो कि एक आर्मी चीफ़ के खिलाफ़ ये नहीं करना। तो अगर आर्मी चीफ़ के खिलाफ़ ये नहीं करना, तो आर्मी चीफ़ का जो अंडर काम करने वाला है, वो कैसे इनकार कर सकता था? उसे तो ये काम करना था। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि खाली जो है वो फैज़ हमीद को सज़ा मिले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एहसन इकबाल ने बहुत बड़ा एक राज़ जो है इंकशाफ़ उसका किया है। उन्होंने कहा है कि फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने का मुआहिदा फैज़ हमीद और टीएलपी ने तैयार किया था। उन्होंने क्या तफ़सीलात दी हैं ज़रा इसको भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा कि मुआहिदे में कानून और आइन के एहतराम से के निकात में मैंने शामिल किए थे। उस वक़्त के वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद के इस्तीफ़े के ऊपर एतराज़ किया तो जनरल रिटायर्ड हमीद ने कहा फैज़ हमीद ने कहा कि मुज़ाहिरीन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने कहा कि मुआहिदे को कबूल ना करते तो मुल्क में फ़िरका वराना फ़सादात फैल जाते। उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी इसी बुनियाद पर मुआहिदे की ओनरशिप उन्होंने ली थी। उन्होंने कहा कि बादिउन-नज़र में फैज़ाबाद धरना ख़त्म नबूवत नहीं बल्कि तहरीक ख़त्म नबूवत था। फैज़ाबाद धरने के शुरका को फैज़ हमीद के अलावा किसी के ऊपर भी एतबार नहीं था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ यहाँ वाज़ेह रहे कि मैं आपको बता दूँ कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक लब्बैक यानी कि टीएलपी के 2017 के धरने की तहकीकात के लिए बनाए गए फैज़ाबाद धरना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वफ़ाकी हुकूमत को भिजवा दी थी जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम को रेगुलेट करने के लिए कानून साज़ी और कवायद-ओ-ज़वाबित का मुसव्वदा तैयार करने की सिफ़ारिश की गई थी। फैज़ाबाद कमीशन के क़याम का बुनियादी मकसद उन नाकामियों की ज़िम्मेदारी का तयन करना था जिसकी वजह से धरना कंट्रोल से बाहर हो गया था।
लेकिन कमीशन की रिपोर्ट बराह रास्त किसी भी फ़र्द के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो या इल्ज़ाम लगाने से कासिर रही थी। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो बात की है एहसन इकबाल ने कि जनाब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी यानी ऐसा इकबाल जो हैं, उन्होंने जो ये कहा कि फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी का 2017 का धरना ख़त्म करने का मुआहिदा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और टीएलपी ने तैयार किया था। आप इससे कितने परसेंट तक जो है वो मुत्तफ़िक हैं और कितने परसेंट तक जो है आप इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं? क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तानी तारीख में होगा कि कोई आईएसआई का सरबराह हो और उसके खिलाफ फ़ौज के अंदर से इंक्वायरी शुरू हो और फ़ौज के अंदर से ही उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इस बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अब हम चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर जनाब ये है कि एक और प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से शुरू कर दिया गया है और वो ये है कि यास्मिन राशिद जो हैं वो एक बड़ी बूढ़ी खातून है जो कि शुरू से वो कहते आ रहे हैं और वो जेल के अंदर है काफ़ी अरसे से और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद के बाद उनकी मौत हो गई है। लेकिन असल खबर क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ कि असल खबर ये है कि यास्मिन राशिद जो हैं उनकी तबीयत वाकई नासाज है क्योंकि उम्र का भी तकाजा है और इसके अलावा वो कैंसर पेशेंट की भी रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान जो कहते थे ना कि मैं राना सनाउल्लाह को मूंछों से घसीटूँगा और मैं शहबाज शरीफ को नीचे जो है वो चादर भी बिछाने के लिए नहीं दूँगा। तो राना सनाउल्लाह भी उस वक़्त बहुत बड़ी बीमारी का शिकार थे। उसके बावजूद जेल के अंदर कैमराज़ लगाकर राना सनाउल्लाह की मॉनिटरिंग बराह रास्त किया करते थे इमरान खान। और जो हमारे इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनको बैकबोन का मसला है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में वो उम्रा करने के लिए गए थे, तो वो सजदा भी नहीं कर सकते थे प्रॉपर, उन्होंने कुर्सी के ऊपर बैठकर जो है वो तमाम नमाज़ें अदा की। तो उनको ज़मीन पे लिटाया जाता था। अब जनाब यास्मिन राशिद के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं यानी कि यास्मिन राशिद, जेल के अंदर अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई और उसके बाद जेल से सख्त सिक्योरिटी में उनको सर्विसेज अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। यास्मिन राशिद को सांस की तकलीफ और शदीद खांसी की शिकायत है और ये आपको पता है आजकल सबके साथ हो रहा है, सबको बुखार हो रहे हैं, सबके गले खराब हो रहे हैं, सबको सांस का मसला हो रहा है। साबिक वजीर सेहत का मेडिकल इमरजेंसी में मुआयना किया गया तो वहाँ उन्होंने पल्मोनोलॉजी और मेडिसिन के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया। डॉक्टर यास्मिन राशिद को चेकअप के बाद जेल दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। यास्मिन राशिद के बारे में आपको बता दूं कि 2020 के आखिर में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वो मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला होने के बावजूद भी अपनी खिदमात सर अंजाम देती रही थी उस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत में। और साथ साथ उनका इलाज जो है वो चलता रहा था। तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने उस वक्त के बरतानवी नशरियाती इदारे यानी बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दिसंबर 2020 में उनका ऑपरेशन हुआ था जबकि मई 2021 तक उनकी कीमोथेरेपी और दीगर इलाज उनका जारी रहा था। इसके अलावा बताया गया था कि उनकी बीमारी की तशखीस बहुत जल्द हो गई थी यानी कि उनको अर्ली स्टेज का जब कैंसर हुआ था तो उसी वक्त पता चल गया था जिसकी वजह से उनका कामयाब ऑपरेशन भी हुआ था और उनकी सेहत जो है वो तेजी से बहाल हो गई थी। लेकिन 20 मार्च 2022 को यास्मिन राशिद से मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें फैलाई गई थी कि वो इंतकाल कर गई हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने वीडियो पैगाम जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो ज़िंदा हैं। आपको बता दूँ कि इससे पहले भी पीटीआई यास्मिन राशिद की मौत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 मार्च 2022 को भी ये खबर पीटीआई के पेजेस की तरफ से फैलाई गई थी कि यास्मिन राशिद की मौत हो गई है, जिसकी वजह से उनको खुद अपना वीडियो बयान जारी करना पड़ा था। यहाँ पर आपको बता दूं कि यास्मिन राशिद को इब्तदाई तौर पे 12 मई 2023 को जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 9 मई के वाकयात के तहत जो है वो हिरासत में लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 मई को यास्मिन राशिद की रिहाई का हुक्म दिया था लेकिन चंद घंटे के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें जिना हाउस हमला केस शामिल था जिसकी वजह से उनको नहीं छोड़ा गया। अब उनको दोबारा से खांसी का मसला हुआ और इस वजह से उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल मुंतकिल करते ही कुछ पेजेस ने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि यास्मिन राशिद की मौत हो गई है और साथ में ये भी कहा गया कि जनाब जेल में उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और लोग जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के वो बिना सोचे समझे कि हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, गालियां देने पर उतर आते हैं। तो बहरहाल जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। मुझे बताइए कि पंजाब असेंबली की इमारत से जो हाजी यूसुफ साहब ने छलांग मारी है, अब तक उनके हवाले से क्या गलत खबरें आप समझ रहे थे और हकीकत मैंने आपको बता दी है। मुझे बताइए कि जरदारी साहब के खिताब के दौरान पीटीआई और ये जो इनके अपोजिशन लीडर्स थे, इन्होंने जो वहाँ पर बदतमीज़ी की है
और थर्ड क्लास आवाज़ें कसी हैं, जिसकी वजह से तमाम ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो सब कुछ देख रहे थे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे बताइए कि जो ये दफ़ा 144 नाफ़िज़ की गई है ज़िमनी इंतखाबात की वजह से, आपके पास इसकी क्या खबर पहुँची थी? मुझे ये भी बताइए कि फैज़ाबाद धरना कमीशन में आपको लगता है कि अहसन इकबाल की तकरीर से कोई फ़र्क पड़ने वाला है या आपको लगता है कि उनको सज़ा नहीं होगी? वैसे मुझे लगता है कि उनको सज़ा हो जाएगी। और यास्मीन राशिद के इंतकाल के ऊपर जो इन्होंने गलत खबरें फैलाई हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।